हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी। स्टूडेंट, हम लोग आज एक नए छोटे से बट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, ये छोटा तो है लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम लोग आज समझने वाले हैं कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं और ओवरऑल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी हर बार आता है, चाहे वह बोर्ड का एग्ज़ाम हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर बीकॉम में, बीबीए में, एमबीए में, सीए में, लगभग जितने भी कॉमर्स के एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपको खूब देखने को सवाल मिलेंगे। तो आइए पहले हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर तो मतलब आपको मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर के मैंने टाइप्स भी बताया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं कि रिडम्पशन। वैसे रिडम्पशन का मतलब होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद पैसे को लौटाना। ये जो टर्म आप लिखा है रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब होता है आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड द कंपनी हैज़ रिफंड द मनी टू इट्स शेयर होल्डर। एक निश्चित समय के बाद कंपनी के द्वारा जब अपने शेयर होल्डर का पैसा लौटाया जाता है, तो ये हमारा कहलाता है क्या, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आइए थोड़ा से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज हम आपको इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में, हम आपको बाईलिंगुअल पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का कहना है सर इंग्लिश में प्योर हम लोग को पूरा समझ नहीं आता है, तो इसलिए उनकी बात को ध्यान में रखकर हम लोग अब बाईलिंगुअल मतलब कि थ्योरी के साथ साथ थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी, उसको हम लोग दोनों लैंग्वेज में, देखिए ये आपका थ्योरी भी आपका हिंदी में रहेगा और पूरा स्लाइड में आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए अलग अलग स्लाइड में इसका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो पहले हिंदी में समझते हैं। कह रहा है कि मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसके लिए कानून बनाया गया स्टूडेंट। वह कानून क्या है, 55 धारा 55, नोट करते रहिए अपने रजिस्टर में। तो पहला कह रहा है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ए प्रोसेस, कि रिडम्पशन क्या है, एक प्रोसेस है। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन क्या है, एक प्रोसेस है। वेयर अ कंपनी बाई बैक इट्स इशू प्रेफरेंस शेयर, मतलब वहाँ पर कंपनी क्या करता है, अपने प्रेफरेंस शेयर को क्या करता है, बाई बैक। बाई बैक मतलब अपने शेयर को ले लेता है, उनका पैसा वापस कर देता है। भाई यही तो मतलब हुआ। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ए प्रोसेस वेयर कंपनी बाई बैक इट्स इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक प्रोसेस होता है जहाँ पर ये कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर जो उसने इशू किया है उसको वापस कर लेता है, बाई बैक कर लेता है। दूसरा कह रहा है इट मीन्स रिफंड ऑफ शेयर मनी, मतलब कह रहा है देखो ध्यान से, रिफंड कर रहा है किसका, शेयर मनी टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो भी पैसा था उस पैसे को क्या करता है, वापस। यहाँ रिफंड का मतलब क्या है, वापस कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मीन्स, यहाँ पर रिडीमेबल, ध्यान रखिए दो बातें होती है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मीन्स अ शेयर विच कैन बी रिडीम अ फिक्स टाइम पीरियड, मतलब ऐसा किसी प्रकार का कोई भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसे एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद क्या किया जाता है, लौटाया जाता है। इरिडीमेबल वह होता है जिसको लौटाने का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, बट जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है इसको 1 साल 2 साल या जो भी टर्म्स कंडीशन की गई हो, शेयर होल्डर से जो भी बात किया गया उसके अकॉर्डिंग पैसे को लौटाया जाता है। नेक्स्ट, अ कंपनी इशू अ स्पेशल कैटेगरी, कंपनी क्या कर रहा है, इशू करता है अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ अ शेयर फॉर द रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम,
मतलब कंपनी इस स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत रिडीमेबल शेयर क्या करता है, इशू करता है लाइफ टाइम एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी एक स्पेशल कैटेगरी के शेयर्स को इशू करता है जो पूरे लाइफ टाइम के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन। यहाँ रिडम्पशन मतलब आप एक बात समझिएगा सिंपल भाषा में, कि कंपनी के द्वारा जो अपने शेयर होल्डर का पैसा लौटाया जाता है। भाई सीधी सी बात है, जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वह ये उम्मीद करता है कि उसका पैसा वापस हो जाए। तो उसी को ध्यान रखकर एज पर प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जब कंपनी अपने शेयर होल्डर मतलब अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा फिक्स टाइम पीरियड के अंदर लौटाता है तो ये हमारा कहलाता है रिडम्पशन। ये हमारा कहलाता है रिडम्पशन। थोड़ा इसकी हिंदी में समझते हैं हम लोग। देखो हिंदी में क्या कर रहा है, देखो क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का हिंदी में अर्थ है अधिमान अंशों का विमोचन। ये विमोचन बोलो, मोचन, या इसको शोधन बोलो तो भी एक ही चीज़ है। या वरीयता शेयरों का मोचन। वरीयता मतलब प्रेफरेंस, वरीयता मतलब क्या है, प्रेफरेंस। कभी कभी शुद्ध हिंदी बहुत ही अलग अलग जाता है, आप देख भी रहे होंगे शुद्ध हिंदी बहुत ही अलग हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने अंशधारकों से पहले से जारी किए गए, देखो इसमें क्या करा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने अंशधारकों से पहले से जारी मतलब जो ऑलरेडी उनको प्रेफरेंस इशू कर दिया गया अधिमान शेयरों को वापस खरीद लेती है। इस प्रक्रिया आमतौर पर एक पूर्व निर्धारित तिथि पर और कीमत पर होती है। मैंने आपसे पहले बताया कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कंपनी के द्वारा अपने शेयर को पैसा वापस ले लिया जाता है और उनका पैसा लौटा दिया जाता है। ठीक है, और ये कब किया जाएगा, ये एक पूर्व निर्धारित मतलब प्री डिटरमाइन पहले से टाइम क्या होता है, फिक्स होता है और उसकी प्राइस भी क्या होती है, फिक्स होती है। मोचन के बाद मतलब रिडम्पशन के बाद ये शेयर प्रचलन से हट जाते हैं, मतलब उनका क्या होता है, भाई इनका पेमेंट हो गया या आउट ऑफ एरिया हो जाते हैं और शेयरधारकों को अपनी पूंजी वापस मिल जाती है। तो ओवरऑल क्या है, हिंदी में आप समझ लीजिए कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक प्रोसेस होता है जहाँ पर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर का क्या करता है, शेयर वापस कर लेता है और उनका पैसा वापस कर देता है। और जो भी ऐसा किया जाता है उसका एक टाइम पीरियड पहले फिक्स होता है, टाइम भी फिक्स होता है और साथ साथ क्या होता है, प्राइस भी फिक्स होता है। ठीक है, ऐसा करने से वो जो शेयर उनको इशू किया गया था शेयर होल्डर को, वो क्या होता है, प्रचलन से बाहर हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उनका पैसा उनको वापस मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है हिंदी में भी ना। आइए आगे समझते हैं। देखो यहाँ पर और भी कह रहा है हिंदी में, रिडम्पशन का मीनिंग का मतलब क्या करा है कि पुनर्खरीद। भाई सही बात है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, कंपनी बाई बैक करता है, इसी को बोलते हैं बाई बैक, बाई बैक, फिर से वापस खरीद लेता है। कंपनी अपने हितधारकों से उनके अधिमान अंशों को वापस खरीद लेती है। भाई सीधी सी बात है, जब कंपनी को ज़रूरत थी तो ये लोग पैसा दिए थे तो कंपनी इसके बदले में उनको प्रेफरेंस शेयर जारी किया था। अब कंपनी उल्टा उनसे प्रेफरेंस शेयर जो उनको इशू किया गया था वो वापस कर लेगा और इसके बदले में उनका जो भी पैसा होगा फिक्स टाइम पीरियड पर उनको लौटा देगा। यहाँ पर एक शर्त होती है, कंडीशन होती है, एक निश्चित समय पर और पूर्व निर्धारित कीमत पर होती है। मैंने पहले बताया था कि भाई जब से इशू होता है तो उसी समय इसका टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद पैसा लौटाया जाएगा। और किस पर लौटाया जाएगा, पार पे लौटाया जाएगा कि प्रीमियम पे लौटाया जाएगा। ओवरऑल उसका जो प्राइस होता है वो क्या होता है, पहले फिक्स होता है कि भाई हम आपका 100 रुपये का शेयर है, इसको 110 पर रिटर्न करेंगे, या 100 रुपये का शेयर है, इसको 100 का 100 पर रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर टाइम भी फिक्स रहता है और अमाउंट भी फिक्स रहता है। तरह शेयरों का प्रचलन से हटना, भाई सीधी सी बात है, जिनका पैसा लौटा दिया जाएगा वो क्या हो जाएंगे, प्रचलन से बाहर हो जाएंगे। मोचन के बाद अधिमान अंश पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। ये पहले भी आप समझ चुके हैं, भाई पैसा वापस हो गया, बात खत्म। पूंजी की वापसी, इस प्रोसेस में शेयर धारकों को उनकी निवेश का मूल्य वापस मिल जाता है। सही बात है भाई, बाई बैक मतलब कंपनी अपने शेयर्स को वापस लेकर और उनके शेयर होल्डर को पैसा वापस पेमेंट कर देती है।
तो ये कुछ 4 पॉइंट थे। इस 4 पॉइंट से आपको पूरा कॉन्सेप्ट, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ कंडीशंस कह रहा है, कुछ हमारे कंडीशंस कह रहे हैं। इस कंडीशन के आधार पर प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है, रिडम्पशन होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा है कंडीशन फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि प्रेफरेंस शेयर क्या रिडम्पशन का कंडीशंस क्या है। पहला, सोर्स ऑफ रिडम्पशन। पहला करा है सोर्स ऑफ रिडम्पशन। भाई हम रिडम्पशन करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास सोर्स क्या रहेगा। सोर्स मतलब यहाँ स्टूडेंट क्या है, पैसे की बात कर रहे हैं। पैसा कहाँ से रहेगा, मतलब कंपनी इसके लिए क्या कोई फंड पहले से बनाया है, मतलब आउट ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट्स करेगा कि सॉरी कि वह नया शेयर जारी करके करेगा, या कुछ शेयर से करेगा, कुछ अपने रिजर्व प्रॉफिट से करेगा। तो पहले हमें सोर्स पता लगाना पड़ेगा कि हमारे पास सोर्स क्या है। फिर उसके बाद कर दूसरा, रिडम्पशन ओनली द फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर। स्टूडेंट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, इसका जनरल एंट्री बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन उन्हीं शेयर्स का होगा जो फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप मतलब जैसे सपोज करिए एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है और उस शेयर होल्डर से आपको पूरा का पूरा पैसा मिल चुका है। तो पहले इनका क्या किया जाएगा, अगर ये फुल्ली पेड अप हैं तभी इनका रिडम्पशन किया जाएगा। और फुल्ली पेड अप नहीं है, इसका मतलब 100 का शेयर अभी उस व्यक्ति से, उस शेयर होल्डर से सिर्फ ओनली 80 रुपीज़ मिला है आपको। 100 में सिर्फ 80 रुपये मिला है, तो ये हमारा कहलाएगा पार्सली, मतलब ये फुल्ली पेड अप नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये जो 20 रुपये का पैसा भी बकाया हुआ है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर आपको फाइनल एंट्री का जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा, जिसका भी पैसा बकाया होगा। नॉर्मली ये फाइनल कॉल का होगा, तो फाइनल कॉल का यहाँ पे आपको ड्यू करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, ड्यू करना पड़ेगा और रिसीव करना पड़ेगा, तब ये जाकर ये क्या हो गया, फुल्ली पेड अप होगा। उस केस में प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया जाएगा। ओके, बात इस समझ में आ गई। ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तब तक नहीं हो पाएगा, अभी समझाएंगे आपको इसका जनरल एंट्री में, जब तक वो फुल्ली पेड अप ना हो। तीसरा कह रहा है कि मैनेज ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मैंने आपसे कहा कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन होता है प्रीमियम पर, जैसे ये 100 रुपये का शेयर है, उसे 120 पे करना है, तो स्टूडेंट ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है, ये हमारा कहलाया प्रीमियम। तो पहले आपको ये जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम को मैनेज करना पड़ेगा। ये कि प्रीमियम कहाँ से व्यवस्था करेंगे, इसकी मैनेजिंग कहाँ से करेंगे। 20 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रहा है पर शेयर, तो कह रहा है मैनेज ऑफ प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि आपको प्रेफरेंस शेयर पर पे करने वाला जो प्रीमियम का पैसा है उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो पहले सोर्स पता करो। सोर्स पता करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ओनली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसी शेयर का करेंगे जो क्या हो, फुल्ली पेड अप हो। और तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा क्या, प्रीमियम। चौथा कह रहा है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट आर इशू बाय न्यू शेयर। लो भाई, ये कह रहा है कि आउट ऑफ प्रॉफिट से करिए, या इसको डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं लोग। भाई कोई भी कंपनी सोर्स के अंतर्गत, ये जो आपका सोर्स है, सोर्स में ये दो बातें बेसिकली आती हैं कि हम आउट ऑफ प्रॉफिट से करेंगे, या कंपनी के पास अगर सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट है तो आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट से करता है। या कभी कभी ऐसा होता है कंपनी इशू करता है बाय फ्रेश शेयर या न्यू शेयर, इसको फ्रेश भी शेयर करते हैं, फ्रेश शेयर भी करता है, ठीक है। फ्रेश शेयर या न्यू शेयर के माध्यम से वो पैसा कलेक्ट करके रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करता है। कुछ यहाँ पर थ्योरी में समझिएगा, कुछ कंडीशंस कह रहे हैं। देखो, पहला कंडीशन मैंने क्या है, पूर्व निर्धारित थी, मतलब प्री डिटरमाइंड डेट। प्रेफरेंस और रिडम्पशन का, प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन होगा वो पहले क्या होगा, प्री डिटरमाइंड डेट, पहले से डेट क्या होगा, फिक्स होगा। तो क्या कह रहा है, यह वह विशिष्ट स्थिति होती है जब कंपनी शेयरों को वापस खरीदने के लिए बाध्य होती है, ठीक है, जिसे परिपक्वता तिथि भी कहा जाता है। मतलब कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने के लिए जो डेट होता है वो हमारा क्या होता है, प्री डिटरमाइंड, पहले से फिक्स होता है। प्री डिटरमाइंड प्राइस, ये बात दोनों मैंने आपको पहले भी बताया
कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में दो बातें पहले फिक्स होती है, एक तो उसका डेट और दूसरा उसका अमाउंट, किस अमाउंट पर हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने वाले हैं। ये बातें और समझ लीजिएगा थ्योरी में। कह रहा फुल्ली पेड अप, मतलब मैंने आपसे पहले बताया कि कंपनी उन्हीं अंशों का रिडम्पशन करता है जो क्या हो, फुल्ली पेड अप है। देखो कह रहा है कंपनी वरीयता शेयरों का विमोचन तभी कर सकती है जो पूरी तरह चुकाए गए हों। इसका मतलब कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तभी कर पाएगा जब उस शेयर का फुल्ली पेड अप कंपनी को मिल चुका होता है। कंपनी के लाभ में से आउट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी देखो कर रहा है कंपनी के पास पर्याप्त लाभ हो तो कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट से अपने करता है, इसी को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। या फिर नए शेयर के द्वारा, इशू ऑफ न्यू शेयर या इशू ऑफ फ्रेश शेयर के द्वारा कर सकता है। देखो ये कर रहा है कंपनी नए शेयर जारी करके प्राप्त करके आए उसका रिडम्पशन कर सकता है। ओके, शेयर धारकों की स्वीकृति, कुछ मामलों में यदि शर्तों को बदला गया है तो कंपनी मोचन करने से पहले उनकी स्वीकृति, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के द्वारा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच में किसी प्रकार का कोई कंडीशन था, उस कंडीशन में चेंज किया गया है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करने से पहले अपने प्रेफरेंस या अपने एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आपको क्या करना पड़ेगा, स्वीकृति लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, परमिशन। पूंजी विमोचन आरक्षित करता है, मतलब यहाँ पर आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट खोलना पड़ेगा। यदि शेयरों का मोचन कंपनी के लाभ से किया जा रहा है, मतलब हम बात करें कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट सर होता क्या है बता रहे हैं, थोड़ा वेट करो बता रहे हैं, से किया जा रहा है तो मोचन की गई राशि को, नाम मात्र राशि को, मतलब उनकी जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी, शेयर का जो भी नॉमिनल वैल्यू होगी उससे हमें क्या करना पड़ेगा, CRR अकाउंट खोलना पड़ेगा और इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर रही है और किससे कर रही है, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट से, तो इस केस में उसका जो भी नॉमिनल वैल्यू होगा उस नॉमिनल वैल्यू से हमें यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम रखा जाता है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हिंदी में और इंग्लिश में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और समझते हैं। लो आ गया, ये पूछना चाह रहे थे सर आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, वेयर डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे प्रॉफिट हैं जिस प्रॉफिट को हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कह रहा है द फॉलोइंग प्रॉफिट, कह रहा है द फॉलोइंग प्रॉफिट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसी को मैंने बताया था CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कुछ हमारे ऐसे आइटम दिए हैं, आइटम मतलब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रॉफिट हमारे दिए गए हैं जिससे हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहाँ, CRR में। तो कौन कौन से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम लोग लाभ हानि खाता विवरण बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या, जनरल रिजर्व सामान्य संचय। तीसरा हमारा क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, लाभांश, यहाँ पर लाभांश समानीकरण कोष, रिजर्व फंड संचय कोष, इंश्योरेंस फंड बीमा कोष और एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, ये क्षतिपूर्ति कोष। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे एक प्रकार से आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है जिससे हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं। और इसी का बैलेंस, ये जो आपको लिखे हैं इसी का बैलेंस CRR में ट्रांसफ़र होता है। स्टूडेंट ये सब जो चीज़ें लिखे हैं आपको समझ में आता होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है थोड़ा समझते हैं। स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में अमाउंट डिक्लेयर करना होता है। और चूंकि इनको जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है स्टूडेंट, वो पहले से क्या होता है, फिक्स परसेंटेज पे होता है। तो हर साल कंपनी उस डिविडेंड के अमाउंट को फिक्स करने के लिए, मतलब कि चूँकि फिक्स देता ही है, कभी कभी ऐसा होता है कंपनी को किसी साल प्रॉफिट ना होकर लॉस हो जाता है,
तो भाई लाभांश तो देना है, क्योंकि हमारे क्या है, ऑब्लिगेशन है, तो देना है। तो हर साल वो लाभ का कुछ पैसा एक फंड में ट्रांसफ़र करता जाता है। हर साल वो प्रॉफिट का कुछ पैसा ट्रांसफ़र करता जाता है एक फंड में, जिससे हमारा जो डिविडेंड हो क्या हो, हर साल इक्वल बना रहे, कि कंपनी को लॉस भी हो तो भी हम डिविडेंड दे सकें, प्रॉफिट रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। तो इसके लिए कंपनी एक फ़ंड बनाता है जिसमें हर साल वो अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा उसमें ट्रांसफ़र करता है, जिसका मेन मकसद है कि डिविडेंड की अमाउंट को हर साल इक्वल करने के लिए ये फंड बनाया जाता है। एग्ज़ाम में छोटे सेक्शन ए में ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ हमारे और भी ऐसे आइटम हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है इसको नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसमें, CRR में। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब इस पैसे से आप कभी भी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पैसे से आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम से आप नहीं कर सकते हैं रिडेम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रीमियम हम यूज कर सकते हैं। शेयर फॉरफीचर अमाउंट, इससे भी आप नहीं कर सकते हैं। अंशहरण खाता, जो कि आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कैपिटल रिजर्व, पूंजी संचय, ओके। और कह रहा है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, समामेलन से पूर्व का लाभ। ये हमारे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पॉइंट से कंपनी कभी भी इस अमाउंट से, बोले तो इस प्रॉफिट से ही कंपनी कभी भी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं कर सकती है। एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया सवाल है, या कभी कभी वो वाइवा में, इंटरव्यू में सवाल पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से प्रॉफिट हैं जिस प्रॉफिट से हम लोग प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की विधियाँ, मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन करने के कौन कौन से मेथड है। तो जनरली स्टूडेंट हम बात करें तो 4 इसके मेन मेथड हमारे हैं। पहला हमारा कह रहा है कि विभाज्य लाभों में से पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। विभाज्य लाभों में से पूर्वाधिकार अंशों का शोधन मतलब कह रहा है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिडेम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर का आउट ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट, अपने विभाज्य योग लाभों में से पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। ये पहला तरीका है, जिसमें कंपनी जो भी मैंने बताया आपको ट्रांसफरेबल आपका होगा, जो CRR में जा सकता है, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं और CRR को क्रेडिट करते हैं। अभी इसका एंट्री बताएंगे। दूसरा कह रहा है नए अंशों के निर्गमन के द्वारा पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। कंपनी क्या करता है, यहाँ फ्रेश शेयर या न्यू शेयर जारी कर सकता है, और न्यू शेयर ध्यान रखिएगा पार पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। मतलब कि नया शेयर हम प्रीमियम भी कर सकते हैं और पार पे भी कर सकते हैं। इससे हो सकता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर, ठीक है। इसके बाद करें अंशतों में से लाभों में से अंशतः और अंशतः नए। मतलब कि यहाँ पर कुछ हमारा क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट से भी कुछ रहेगा, कंपनी पास माल ये सफिशिएंट नहीं है, और कुछ हमारा हो जाएगा न्यू शेयर। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा आउट ऑफ प्रॉफिट से होगा तो ये आपका होगा, पूरा का पूरा पैसा नए शेयर के द्वारा हो जाएगा तो ये होगा, और कुछ पैसा प्रॉफिट्स होता है और कुछ पैसा हमारा शेयर्स होता है तो इसका ये होता है। और लास्ट हमारा जो चौथा है, ये चौथा पॉइंट यहाँ पर है, कह परिवर्तन द्वारा शोधन, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। मतलब यहाँ पर आपका प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होगा कन्वर्ट करके, मतलब उसे दूसरे शेयर में कन्वर्ट करके, ठीक है, उसे दूसरे शेयर में कन्वर्ट करके। तो ये बेसिकली हमारे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के 4 मेथड हैं। चारों को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अब समझते हैं हम लोग स्टूडेंट इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। यहाँ से समझ लीजिए इसका न्यूमेरिकल पॉइंट स्टार्ट होगा। इसको अपने डायरी में नोट्स में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का है। स्टूडेंट पता नहीं क्यों आप लोग को लगता है कि चैप्टर समझ में नहीं आता, तो ऐसा कुछ नहीं, ये आप समझ लीजिए शेयर से भी इजी चैप्टर है। बस केवल पहला और दूसरा, ये पहला लेक्चर, एक लेक्चर और लेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। बहुत इजी, बहुत सिंपल है आपका है।
आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए समझते हैं। तो इसको नोट कर दिएगा आप लोग अपने रजिस्टर में। ये देखिए, इसका हम लोग एंट्री समझने वाले हैं। कह रहा पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर लेखांकन प्रविष्टि, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपको यहाँ पर एंट्री पास करना है। ये देखिए एंट्री, ध्यान रखिए स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सारे एंट्री पास किए जाएंगे। ये जैसा सवाल कहेगा, जैसा क्वेश्चंस रहेंगे, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंट्री पास किया जाएगा। चलिए, पहली बात तो अगर हम ध्यान रखिएगा, कंपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन अगर नए शेयर से करेगा तो ये एंट्री पास होगा। ध्यान रखिएगा, अगर पूरा का पूरा पैसा, सपोज करिए कंपनी को 5 लाख लौटाना है, कंपनी को 5 लाख लौटाना है, तो पूरा आपका एंट्री यही हो जाएगा। अगर नए शेयर से किया जाएगा तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर ये प्रीमियम पे है, अगर ये शेयर प्रीमियम पे है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कर दीजिएगा। अगर प्रीमियम नहीं है तो सीधा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग शेयर इशू, ये नरेशन हो जाएगा पहले का। ठीक है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर पूरा का पूरा शेयर से होगा तो ये एंट्री पास होगा। दूसरा कह रहे हैं विभाजन योग्य लाभों में से अंशों का शोधन, मतलब कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट से किया जाएगा तो क्या होगा। देखो इसमें कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट को डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या एनी टाइप ऑफ रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, सबको डेबिट करेंगे। और टू क्या करेंगे, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसी को बोलते हैं CRR। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे सर यहाँ चार चीज़ को डेबिट किया गया है। जरूरी नहीं स्टूडेंट, इसमें से कोई एक भी हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए हम पूरे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में पर्याप्त अमाउंट है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR हो जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से कर रहे हैं तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट टू CRR। ये तब कहा गया है जैसे मान लीजिए इसमें हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं था तो कुछ पैसा प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिया गया, कुछ जनरल रिजर्व से ले लिया गया। तो जो जो पैसा हम लोग यूज करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट में CRR को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उन सभी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, उन सभी प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे। जैसे कुछ पैसा PL से लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और जनरल रिजर्व से लिया तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, हाँ अगर सभी से लिया तो सभी को डेबिट कर देंगे। और टू CRR, और CRR में ये सारे पैसे को ध्यान रखिएगा जोड़कर, जैसे PL के मान लिया सपोज करिए 2 लाख लिया है तो 2 लाख, यहाँ से मैंने 1 लाख लिया तो 1 लाख, अब ये कितना हो गया 3 लाख, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 लाख ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। यानी कि ये वाला एंट्री या ये वाला एंट्री एक साथ नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, हाँ एक शर्त पे आपका हो सकता है कि जब तीसरा वाला मेथड रिडम्पशन है, अगर कुछ पैसा शेयर इशू करके किया गया तो आपको ये वाला एंट्री पास करना पड़ेगा, और कुछ आपका प्रॉफिट एंड लॉस किया गया है तो आपको ये वाला एंट्री पास करना पड़ेगा। उस केस में आपको दोनों एंट्री पास करना पड़ेगा। ये बातें आपको समझ में आएगी जब हम प्रैक्टिस करेंगे सवाल को तब। ठीक है स्टूडेंट, बस जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उसको समझते चलिए। ये एंट्री जरूरी नहीं कि आपका हो। अगर मान लीजिए कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे है, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा, ये मान लीजिए 20 रुपये, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस प्रीमियम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। शोधन पर दी जाने वाली प्रीमियम की राशि व्यवस्था करने पर यदि है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये जो पैसा है 20 रुपये, इसको कहाँ से मैनेज करेंगे, इसको सबसे पहले आपके पास देखिए कि क्या हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट है तो ठीक है, और अगर नहीं है या कम है तो उस केस में हम थोड़ा सा पैसा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से या जनरल रिजर्व से यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट सपोज करिए हमें प्रीमियम के रूप में 20,000 देना है, 20,000 देना है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो सिर्फ 8,000 है, तो 8,000 ले लीजिए, यहाँ पर ले दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो 8,000 यहाँ कर दीजिए। अब चूँकि हमें स्टूडेंट क्या चाहिए 20, तो 12 और घट रहा है, तो कुछ पैसा हम या तो प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे या जनरल रिजर्व से ले लेंगे। मान लीजिए मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस था तो 12,000 मैंने यहाँ ले लिया, तो इस केस में आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को भी डेबिट करेंगे
टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के रूप में अगर आप पूरा का पूरा 20,000 है तो ये नहीं रहेगा, तो सीधा हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तब ये हट जाएगा। ध्यान समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस सर, क्लियर। आइए अब उसके अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं है, मतलब इस पर नहीं है, तो ये एंट्री होगा नहीं। ध्यान रखिएगा, जब ये एंट्री नहीं होगा तो ये जो आपका यहाँ पर प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये भी हट जाएगा। ध्यान रखिएगा, तब ये भी हट जाएगा। मतलब प्रीमियम पर रहने पर भी यही एंट्री पास होगा, अगर प्रीमियम नहीं है तो ये एंट्री पास ही नहीं होगा। जब ये एंट्री पास नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ नहीं आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र का है। तो एक एंट्री या तो ये होगा या तो ये, एक एंट्री ये। अगला उसको पेमेंट करेंगे। सर किसको पेमेंट करेंगे? अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भाई, और किसको करोगे? जो आपको पैसा दिया है। तो जिसको पेमेंट करो उसको डेबिट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट का हो गया। लास्ट में एंट्री ये पास होता है। तो ध्यान रखिए, कुछ कुछ आपके कंडीशंस ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन में आपको सिर्फ 3 एंट्री पास करने पड़ेंगे, कभी कभी 4 भी हो सकता है, कभी 5 भी हो सकता है, इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे सारे एंट्री। एक एंट्री में आपको और बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेफरेंस शेयर जो फुल्ली पेडअप नहीं होता है, ठीक है, ये जो फुल्ली पेडअप नहीं होता है उस केस में इसको फुल्ली पेडअप बनाया जाता है। तो देखो यहाँ आपका एंट्री बढ़ा दिया है, ज़रूरी नहीं कि हो, इसको आप पहले भी एंट्री पास कर सकते हैं, वैसे नियम तो कहते हैं इसको पहले पास करिए। अब तो कह रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, मैंने क्या बताया कि अगर वो फुल्ली पेडअप नहीं है तो भाई लास्ट का पैसा बकाया होगा, और लास्ट का क्या होता है हमारा फाइनल कॉल का होता है। तो ड्यू करिए, रिसीव करिए। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू का हो गया, और ये पैसा रिसीव का हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल अकाउंट। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने पूरा पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंतर्गत जनरल एंट्री हमने पढ़ा, किसका? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। स्टूडेंट इसको आप ध्यान से एक बार समझिएगा, मैं इसको यहाँ पर हटा दे रहा हूँ पूरा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट जरूर करिए, इसको अपने रजिस्टर में आप जरूर नोट करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसको नोट करिए, और स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसका कैसे जनरल एंट्री पास किया जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? थ्योरी क्लास लगभग इस चैप्टर का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का ख़त्म हो गया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, जहां आपको लगे कि यहाँ पे बच्चे मिल सकते हैं, इससे हमारे और दोस्तों का लाभ हो सकता है, तो बिल्कुल शेयर करिए। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तब तक आप सभी को थैंक यू।